हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं खान सर और मोशन मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटे आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं डीएनए की पैकेजिंग। इससे पहले अपन ने पढ़ा था डीएनए की क्रियाविधि या डीएनए का द्विगुणन। तो बेटे डीएनए के द्विगुणन से हमने क्या सीखा कि एक अणु डीएनए से दो अणु डीएनए कैसे बनता है। तो वो तो टॉपिक था हमारा डीएनए का द्विगुणन। और आज का हमारा ये टॉपिक होगा यानी डीएनए की पैकेजिंग। यानी बेटे जो डीएनए होता है इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसके अंदर क्रोमोमेर कण क्या होते हैं, इसके अंदर क्रोमोनिमा क्या होती है, क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है, यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में अपन को इस अध्याय या इस टॉपिक के अंदर लेना है। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं डीएनए की पैकेजिंग। तो डीएनए की पैकेजिंग जो अपन को पढ़ना है तो इसके लिए बेटे अपन को यहां पर लेना है यानी टॉपिक है हमारा डीएनए की पैकेजिंग। तो डीएनए की पैकेजिंग के लिए सबसे पहले आपको यह याद रखना होगा कि बेटे जो हमारी सेल होती है ये हमारी सेल होती है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर बेटे इस तरह से यहाँ पर ये लॉन्ग लंबे पतले धागे पाए जाते हैं। तो इन धागों को आप क्या कहोगे, इन्हें आप कह सकते हो क्रोमेटिन। यहां आप कह सकते हो बेटे क्रोमेटिन नेटवर्क, यानी इन्हें क्रोमेटिन जाल कह सकते हो। तो क्रोमेटिन जाल यानी डीएनए की पैकेजिंग पढ़ने के लिए हमें क्रोमेटिन जाल के बारे में जानकारी लेनी है। तो क्रोमेटिन जाल है क्या, सबसे पहले तो अपन ये देखें तो बेटे क्रोमेटिन जाल क्या है। तो पहला पॉइंट याद रखना यानी केंद्रक में उपस्थित लंबी पतली धागे नुमा संरचनाएं। तो ये ध्यान रखना बेटे, धागे नुमा संरचनाएं ये कहलाती है क्रोमेटिन। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है कि जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में पाई जाती है बेटे लंबी पतली धागे नुमा संरचनाएं और ये संरचनाएं कहलाती है क्रोमेटिन जाल। यानी इसको आप यहां पर क्रोमेटिन जाल भी आप कह सकते हैं। और यही क्रोमेटिन जाल यानी कोशिका विभाजन के समय यहां पर याद रखना बेटे ये हमारे पास में है कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन के समय क्या होगा कि यही जो क्रोमेटिन जाल है ये क्रोमेटिन जाल किसमें बदल जाता है, यानी यहां हमारे पास में है क्रोमेटिन जाल। ये जो क्रोमेटिन जाल है अब ये यहां पर हुआ कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन से बेटे ये यहां पर बदल जाते हैं किसके अंदर, यानी गुणसूत्रों में रूपांतरित। तो क्रोमेटिन जाल तो कैसी रचना है, ये है लंबी पतली धागे की जैसी होगी। जबकि जो गुणसूत्र हैं जैसे यहां पर आप देख लें कि यहां पर बेटे ये यहां पर मैंने बनाया तो इस तरह से ये तो आपने क्या बनाया क्रोमेटिन, और यहां पर मैंने बनाया गुणसूत्र। तो गुणसूत्र हमेशा कैसे होते हैं बेटे, छोटे होते हैं और साथ में ये मोटे और सघन होते हैं। तो ये आप यहां पर पहले देख ले कि यहां केंद्रक में उपस्थित लंबी पतली धागे नुमा संरचनाएं जो होती है इन संरचनाओं को कहोगे क्रोमेटिन जाल। और ये जो क्रोमेटिन जाल होता है बेटे ये क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के समय किसमें बदलेगा, गुणसूत्रों में बदलेगा। अब यहां पर ये जो हमारे पास में क्रोमेटिन जाल है ये यहां अपन लेते हैं यानी इसका संगठन लेते हैं बेटे, क्रोमेटिन जाल का संगठन। तो संगठन में ये हमारे पास में ये क्रोमेटिन जाल है या क्रोमेटिन है। तो ये क्रोमेटिन किस किस का बना होगा, तो बेटे एक तो इसके अंदर आपको डीएनए देखने को मिलेगा, एक आपको इसके अंदर आरएनए देखने को मिलेगा और एक रचना आपको इसमें देखने को मिलेगी। वो रचना यहां पर होगी यानी वो रचना होगी यहां पर ये क्या कहते हैं, ये देखिएगा बेटे प्रोटीन। तो ये ध्यान रखना क्या क्या रचनाएं हैं इस क्रोमेटिन में। डीएनए है लगभग 31%,
2 से 5% बेटे आरएनए है और बाकी इसमें पाई जाएगी प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होती है बेटे क्रोमेटिन जाल में, ये 2 तरह की प्रोटीन होती है। ये जो प्रोटीन होती है ये 2 तरह की होती है। एक प्रोटीन तो इसमें आपको याद रखना है जिसको आप कह सकते हो हिस्टोन प्रोटीन, और एक प्रोटीन आप यहां पे कह सकते हो नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो ये ध्यान रखना, यानी क्रोमेटिन जाल का जो संगठन है, क्रोमेटिन जाल का जो संगठन है, तो इस संगठन में याद करना है बच्चों कि पहला तो बेटे डीएनए इसके अंदर होगा, यानी लगभग 31% के लगभग होता है। आरएनए 2 से 5% के लगभग होता है। और प्रोटीन जो होती है वह 2 तरह की होगी, एक तो हिस्टोन प्रोटीन और एक नॉन हिस्टोन। तो ये तो यहां पर याद रखना बेटे 31%, ये यहां पर 2 से 5% और बाकी लगभग 26% के लगभग जो होती है, या इसको आप 36% के लगभग कह सकते हैं, तो ये प्रोटीन होती है। अब यहां पर जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन होगी बेटे बेसिक, यानी ये प्रोटीन होती है क्षारीय, और ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है एसिडिक। एसिडिक, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यानी हिस्टोन प्रोटीन बेटे क्षारीय प्रोटीन होती है और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वह एसिडिक होती है। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और साथ में आर्जिनिन ये एमिनो एसिड क्या होते हैं बेटे, ज्यादा होते हैं। जबकि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इसके अंदर आपको याद रखना है ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड जो होगा वह ज्यादा होता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्षारीय प्रोटीन है, और साथ में जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है बेटे ये अम्लीय प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो अम्ल ज्यादा होते हैं, जबकि नॉन हिस्टोन के अंदर ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं। ये ध्यान रखना बेटे, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये 5 प्रकार की होती है, यानी 5 टाइप्स की होती है, 5 प्रकार की होती है, जिसमें आपको याद रखना है H2A, उसके अलावा होते बेटे H2B, उसके अलावा होते H3 और H4 और H1। तो ये यहां पर आपको याद रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन को मैं इधर भी लिख देता हूं, ये बेटे यहां पर ध्यान रखना किस टाइप की होगी, यानी H2A, उसके अलावा यहां पर याद रखना है H2B, उसके अलावा H3, उसके अलावा H4 और फिर H1। तो ये इसके प्रकार हैं। तो बच्चों यहां आप देख लें कि अपन डीएनए की पैकेजिंग पढ़ने वाले हैं, इसमें क्रोमोमेयर वगैरह, डीएनए का न्यूक्लियोसोम मॉडल वगैरह ये भी अपन पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप याद कर लें कि डीएनए है क्या। तो डीएनए बेटे एक केंद्रक के अंदर गुणसूत्रीय धागों के रूप में ये डीएनए पाया जाता है। तो पहले जो गुणसूत्रीय धागे होते हैं ये लंबे पतले और एक तरह से धागे के रूप में पाए जाते हैं। तो लंबे पतले धागे वाली जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को आप क्या कहेंगे, तो इन्हें आप कहेंगे बेटे क्रोमेटिन जाल कहेंगे। और ये जो क्रोमेटिन जाल है, ये क्रोमेटिन जाल जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है उस समय बेटे, कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमेटिन जाल किस में बदल जाएगा, गुणसूत्रों में बदल जाता है। लेकिन यहां ये क्रोमेटिन जाल है, इसका संगठन अगर आप देखेंगे, इसकी कंपोजिशन अगर आप देखेंगे, तो इसमें डीएनए होता है, इसमें आरएनए होता है और इसमें प्रोटीन होती है। बच्चों प्रोटीन यहां पर 2 तरह की होगी, एक तो हिस्टोन प्रोटीन होती है और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रोटीन होती है बेटे, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये जो है अम्लीय प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन में ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड ज्यादा पाए जाते हैं। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये 5 प्रकार की होगी, जो आपको याद रखना है, H2A, H2B, H3, H4 और H1। तो ये यहां तक तो आपको याद हुआ। फिर अपन आगे देखते हैं बच्चों। तो आगे इस क्रोमेटिन जाल पर आगे यहां पर चौथा पॉइंट आपको याद रखना है। तो चौथा बिंदु आपको याद रखना है कि इसमें क्या आएगा। तो यहां अपन देखते हैं कि चौथे बिंदु में बेटे यहां पर देखिएगा, ये चौथा पॉइंट है। और अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, इस पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, यानी क्रोमेटिन जाल पर, या ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन का अभिरंजन। तो ये जो क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन को आप किससे अभिरंजन करेंगे, यानी एसिटोकार्मीन।
एसिटोकार्मीन, या फिर आप क्या लेंगे यहां पर हीमेटोजाइलिन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो क्रोमेटिन का जो अभिरंजन है वो किसके आधार पर किया जाता है, एसिटोकार्मीन। और एसिटोकार्मीन से जब आप अभिरंजन करेंगे तो ये है हमारे पास में क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन का जब बेटे यहां पर आपने क्या किया, अभिरंजन किया, यानी क्रोमेटिन का जैसे आपने अभिरंजन किया तो ये यहां पर क्रोमेटिन आपको दो तरह की नजर आएगी। दो तरह की क्रोमेटिन यहां पर आपको नजर आएगी। पहले क्रोमेटिन तो आप याद करेंगे यू क्रोमेटिन, पहला पार्ट इसका होगा यू क्रोमेटिन, और दूसरा पार्ट यहां पर होगा इसका हेट्रोक्रोमेटिन। तो यहां आप देख लें कि जैसे अपन ने इस क्रोमेटिन को रंगा तो रंगने के साथ ही बेटे जैसे ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस में आपको इस तरह से ये क्रोमेटिन नजर आएगी। कुछ जगह पर ये यहाँ पर डार्क नजर आएगी, है ना, कुछ जगह पर ये डार्क नजर आएगी। तो जहां पर ये डार्क नजर आएगी तो ये तो कहलाएगी बेटे यानी हेट्रोक्रोमेटिन, और जहां लाइट होगी ये कहलाएगी यूक्रोमेटिन। तो जैसे ही क्रोमेटिन को अपन ने किससे रंगा, तो एसिटोकार्मीन या हीमेटोजाइलिन से, और जैसे बेटे यहां पर इसे रंगते हैं तो ये क्रोमेटिन के दो प्रकार आप यहां पर हो जाते हैं, एक तो यू क्रोमेटिन और एक हेट्रोक्रोमेटिन। तो देखो आप यहां पर कि यू क्रोमेटिन तो क्या है, यह है हल्का अभिरंजित भाग, ये याद रखना, हल्का अभिरंजित भाग। ये याद रखना बच्चों कि यू क्रोमेटिन कैसा है, हल्का अभिरंजित, यानी ये लाइट रहेगा, ये ज्यादा डार्क नहीं होगा। जबकि जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है इसको आप लिख सकते हो गहरा अभिरंजित भाग, अभिरंजित भाग, गहरा अभिरंजित भाग। तो याद रखना कि यू क्रोमेटिन ये हल्का अभिरंजित होता है, जबकि जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये गहरा अभिरंजित होता है। यहां आपको याद रखना है बेटे इसमें डीएनए अधिक मात्रा में होता है, यहां इसके अंदर डीएनए क्या होगा, अधिक, और इसके अंदर यहां पर ध्यान रखना कि यहां डीएनए होता है कम। ये भी याद रखना, जब डीएनए अधिक होता है तो बेटे ये वाली जो होती है यह आनुवांशिक रूप से, ये क्या होगा, यह आनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय, आनुवांशिक रूप से ये होगी अधिक सक्रिय। ये ध्यान रखना, यू क्रोमेटिन जो होती है यह आनुवांशिक रूप से ज्यादा सक्रिय होती है क्योंकि इसमें डीएनए की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन यहां आप देखेंगे तो बेटे ये वाली जो होती है ये होती है आनुवांशिक, आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय, कम सक्रिय। तो ये आपको याद रखना है कि ये तो आनुवांशिक रूप से ज्यादा सक्रिय होती है और ये आनुवांशिक रूप से कम। कम क्यों होती है, क्योंकि इसमें डीएनए की मात्रा कम होती है। बेटे ये आनुवांशिक रूप से ज्यादा सक्रिय है तो फिर इसमें आपको याद रखना है ये अनुलेखन, यानी इसमें अनुलेखन, यानी यहां पर जो अनुलेखन होगा तो अनुलेखन इसमें क्या होगा, अधिक होगा, इसमें अनुलेखन अधिक होगा। अनुलेखन का माने ट्रांसक्रिप्शन है बेटे, जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है। जबकि यहां पर इसमें क्या होगा, इसमें यहां पर याद रखना है बेटे इसमें अनुलेखन कम होगा, इसमें अनुलेखन कम होगा। तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा इसमें डीएनए ज्यादा है तो यहां पर ये जीन विनिमय, इसके अंदर जीन विनिमय, तो इसके अंदर जीन विनिमय भी अधिक होगा, ये याद रखना। जबकि यहां पर याद रखना बेटे कि इसमें जो जीन विनिमय है, जीन विनिमय, और इसमें जीन विनिमय कम होगा। तो ये आप दोनों में अंतर पढ़ ले कि क्रोमेटिन जाल को जैसे अपन ने अभिरंजित किया, किससे अभिरंजित किया बच्चों, एसिटोकार्मीन या हीमेटोजाइलिन। जैसे ही एसिटोकार्मीन या हीमेटोजाइलिन से अपन अभिरंजित करेंगे तो बेटे ये क्रोमेटिन जाल आपको दो रूपों में नजर आएगा। एक जगह पर तो आपको गहरा कलर नजर आएगा, एक जगह पर आपको हल्का कलर नजर आएगा। जहां गहरा कलर नजर आएगा वो तो हेट्रोक्रोमेटिन होगा, और जहां हल्का कलर नजर आएगा वहां पर वह यूक्रोमेटिन होगा। ये जो यूक्रोमेटिन है इसमें डीएनए की मात्रा ज्यादा रहेगी और हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए की मात्रा कम रहेगी। डीएनए की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह आनुवांशिक रूप से ज्यादा सक्रिय होगा और यह आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय होगा। बेटे यूक्रोमेटिन में अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन
और जीन विनिमय ज्यादा होता है। जबकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अनुलेखन भी कम रहेगा और जीन विनिमय भी कम होगा। उसके अलावा ये तो है हमारे पास में। अब अपन ने क्या किया कि यूक्रोमेटिन की सतह पर जब देखा तो बेटे वहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स अपन को वहां पर नजर आते हैं। तो अगले नंबर पर अपन देखते हैं पांचवें नंबर पर यहां पर आप देखेंगे कि क्रोमेटिन जाल पर उपस्थित सूक्ष्म कण और ये जो सूक्ष्म कण होंगे यानी बेटे ये यहां पर हमारे पास में क्रोमेटिन जाल है। तो क्रोमेटिन जाल पर इस तरह से ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये पार्टिकल्स यहां पर पाए जाते हैं तो ये पार्टिकल्स कहलाते हैं यानी क्रोमोमियर्स और इन्हें आप क्या कह सकते हो, न्यूक्लियोसोम। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्रोमेटिन जाल पर छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं तो इन सूक्ष्म कणों को क्रोमोमियर या न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम का जो अध्ययन करेंगे बेटे यहां पर यानी न्यूक्लियोसोम का अध्ययन। तो न्यूक्लियोसोम का जो अध्ययन किया जाता है यह अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखना बेटे न्यूक्लियोसोम मॉडल द्वारा। और ये न्यूक्लियोसोम मॉडल जिनके द्वारा दिया गया वह वैज्ञानिक थे बेटे कोरेनबर्ग और साथ में क्या थे, थॉमस। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोसोम का जो अध्ययन है वह किसके अनुसार किया जाता है बेटे, न्यूक्लियोसोम मॉडल के द्वारा। और न्यूक्लियोसोम मॉडल को किसने प्रस्तुत किया, कोरेनबर्ग ने। तो एक बार अपन रिपीट करें वापस कि क्रोमेटिन जाल पर छोटे छोटे कण हमें दिखाई देते हैं और ये कण क्या कहलाते हैं, क्रोमोमियर्स कहलाते हैं। क्रोमोमियर्स का दूसरा नाम बेटे न्यूक्लियोसोम भी है। न्यूक्लियोसोम का जो संरचना का अध्ययन है ये एक मॉडल के द्वारा किया जाता है और उस मॉडल का नाम है न्यूक्लियोसोम मॉडल। और ये मॉडल किसने दिया बेटे, कोरेनबर्ग ने। तो यहां अपन हेडिंग डाल ले यानी छठा जो पॉइंट होगा हमारा सातवां ये होगा बेटे न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो ये ध्यान रखना, ये अपन को यहां पर पढ़ना है न्यूक्लियोसोम मॉडल। और न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है इसके अनुसार यहां पर अपन को क्रोमेटिन जाल जो है इसके दो रूप होंगे बेटे, एक तो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम होगा और एक बाइंडिंग डीएनए होगा। तो यहां पर ये जो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है इस मॉडल के अनुसार अपन देखेंगे तो यहां ये जो मॉडल है इस मॉडल के अनुसार जो क्रोमेटिन जाल है, तो इस क्रोमेटिन जाल के दो रूप होंगे बेटे। ये दो रूप, तो एक रूप तो होगा यहां पर यानी कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम और दूसरा रूप यहां पर होगा इसका यानी बाइंडिंग डीएनए। अभी मैं समझाऊंगा कि यहां पर बेटे ये जो है तो ये वाला पार्ट तो इसका हो गया कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम और ये बीच का वाला पार्ट हो गया बाइंडिंग डीएनए। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि क्रोमेटिन जाल और दूसरा होगा बाइंडिंग डीएनए। यानी बाइंडिंग डीएनए, इसको लिंकर डीएनए भी बेटे आप कह सकते हो, बाइंडिंग डीएनए या फिर आप इसे कह सकते हो लिंकर डीएनए। यानी इसे आप कह सकते हो यहां पर लिंकर डीएनए। बाइंडिंग डीएनए अलग होगा, यानी यहां भी इसको आप याद रख सकते हैं कि ये जो डीएनए है ये डीएनए कहलाएगा यानी लिंकर डीएनए। ये यहां पर होगा बच्चों लिंकर डीएनए। तो क्रोमेटिन जाल, इस मॉडल के अनुसार क्रोमेटिन जाल के दो रूप हैं, एक तो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम और एक होगा लिंकर डीएनए। कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम जो है इसके भी बेटे यहां पर अपन दो पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक तो यहां पर इसका होगा ओक्टामर, अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा, और एक पार्ट इसका यहां पर होगा बाइंडिंग डीएनए। तो अब इस मॉडल को अपन डिटेल से लेते हैं। पहले अच्छी तरह से समझ ले कि न्यूक्लियोसोम मॉडल के अनुसार जो क्रोमेटिन जाल है ये क्रोमेटिन जाल के दो रूप होंगे। यहां देख लें आप बेटे कि ये यहां पर क्रोमेटिन जाल है, ये क्रोमेटिन जाल है। अब क्रोमेटिन जाल पर यहां मान लेते हैं कि इस पर इस तरह से ये यहां पर कोई रचनाएं हैं, ये रचनाएं हैं ये। तो यहां आप ये देखें
कि क्रोमेटिन जाल पर बेटे ये देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या है आपके पास में, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, और ये इसके बीच का पार्ट है, ये पार्ट होगा लिंकर डीएनए। ये फिर कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, फिर लिंकर डीएनए, फिर कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो इस तरह की इसकी संरचना है। अब कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम में क्या है कि बेटे यहां पर क्या होता है कि एक तो ओक्टामर होता है, ये यहां पर ये तो ओक्टामर होता है, और ओक्टामर के चारों तरफ इस तरह से यहां पर ये डीएनए लिपटा हुआ रहता है। तो इसको ऐसे समझना कि ये तो है ओक्टामर, यानी यहां पर बेटे ये तो क्या है, ये तो है यहां पर ओक्टामर, और ये जो लिपटा हुआ डीएनए है इस डीएनए को आप बोलोगे बाइंडिंग डीएनए, और ये दोनों मिलकर ही बनता है कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, और फिर ये आगे बढ़ता है। तो अब इसकी डिटेल लेते हैं अपन, यानी न्यूक्लियोसोम मॉडल। अगली जो पार्ट आएगा बेटे हमारे पास में ये आएगा न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो यहां आप देखिएगा कि इस तरह से ये अपन यहां पर पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। अब न्यूक्लियोसोम मॉडल में ये यहां पर अपने लिया है, तो ये यहां पर मेरे पास में है, यानी ये तो है बेटे ओक्टामर, ये यहां पर अपन ले लेते हैं, ये ओक्टामर है। तो ये ओक्टामर को मैं इस तरह से कर देता हूं, तो ये यहां पर है ओक्टामर। अब ओक्टामर के चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ है, इसको डिटेल से अपन लेंगे। तो अगला यहां पर आप देखिएगा कि ये डीएनए लिपटा हुआ है, यहां से चले ये डीएनए है, और ये डीएनए यहां से और फिर इधर से आकर फिर आगे बढ़ गया बेटे, फिर ये इस पर लिपटा हुआ है, फिर यहां से डीएनए फिर आगे बढ़ गया, फिर इस पर डीएनए पर पूरा लिपट गया, और फिर पूरा यहां से ये आगे बढ़ गया। तो ये तो सिंगल स्टैंड है, यहां से ये डीएनए क्या हो गया, ये डबल स्टैंड है, ये डबल स्टैंड डीएनए है, ये यहां पर डबल स्टैंड है बच्चों, ये डबल स्टैंड डीएनए यहां पर मौजूद है। अब इसकी लेबलिंग करते हैं, तो लेबलिंग करते हैं तो यहां पर आपको ये क्या नजर आएगा, यहां आप देखो ये वाला पार्ट तो क्या है, ये तो है ओक्टामर, और ये जो लिपटा हुआ डीएनए है ये कहलाएगा बाइंडिंग डीएनए। तो ये दोनों को मिलाकर इसको आपने क्या कहा, इसको कहा बेटे कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, और ये भी कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है, और ये यहां पर जो है इसको आप क्या कहोगे, लिंकर, ये यहां पर हो जाएगा लिंकर डीएनए। तो ये ध्यान रखना कि पहले कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, फिर उसके बाद में लिंकर डीएनए, फिर कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, फिर लिंकर, इस तरह से ये आगे बढ़ता है। अब ये जो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है इसके भी तो दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो आपको क्या याद होगा बेटे, बाइंडिंग डीएनए, एक पार्ट इसका है यानी बाइंडिंग डीएनए, और ये जो बाइंडिंग डीएनए है ये यहां से लेके और यहां तक का है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डीएनए है ये बना होता है 146 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड का। तो ये ध्यान रखना कि जो डीएनए ओक्टामर के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है बेटे, तो यहां से यहां तक जो लिपटा हुआ डीएनए रहता है उस डीएनए को बाइंडिंग डीएनए कहेंगे, और ये डीएनए 146 पेयर 146 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। उसके बाद में ये जो ओक्टामर है, दूसरा पार्ट बेटे इसका है, ये है ओक्टामर, और ये जो ओक्टामर होता है ये बना होता है 8 अणु किसका बना होगा, यानी हिस्टोन का। और 8 अणु में बेटे एक अणु तो होगा, 8 अणु में बेटे H2A, उसके अलावा H2B, उसके अलावा H3, उसके अलावा H4 होल ट्वाइस 2। तो जैसे 2 करेंगे तो बेटे H2A, H2B, H3 इनके 2 अणु पाए जाएंगे, तो ये 8 अणु बनाएंगे, और इसको अपन कहेंगे यानी ओक्टामर। उसके बाद में ये जो बाइंडिंग डीएनए है या लिंकर डीएनए है, इसके भी 2 पार्ट होते बेटे, एक तो एक कितना है, तो यहां पर ये बना होगा ये 54 पेयर न्यूक्लियोटाइड, और साथ में एक अणु यहां पर क्या मिलेगा, हिस्टोन, एक अणु हिस्टोन, और ये अणु कैसा होगा, H1 होगा। तो ये अणु इसमें यहां पर पाया जाता है। तो ये आप इसकी संरचना देख ले,
इसकी संरचना देख ले बच्चों कि इस तरह से यहां पर ये तो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम के भी दो पार्ट हैं, ध्यान रखना। पहला बाइंडिंग डीएनए बच्चों, बाइंडिंग डीएनए। तो ये जो लिपटा हुआ डीएनए आपको नजर आ रहा है येलो कलर में, ये बाइंडिंग डीएनए है, और जो डॉट डॉट व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये ऑक्टामर है। बाइंडिंग डीएनए यहां से यहां तक का होगा जिसमें 146 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड का बना होगा, और ये जो ऑक्टामर होता है बेटे, ये ऑक्टामर बना होता है 8 अणु हिस्टोन का, जिसमें H2A, H2B, H3, H4 होगा। और ये कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, दो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम को बाइंडिंग करने का जो काम करता है, जोड़ने का जो कार्य करता है, उसका नाम होगा बेटे लिंकर डीएनए, यानी लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए यहां से लेकर यहां तक होगा, तो इसमें 54 जोड़ी तो न्यूक्लियोटाइड होंगे और एक अणु यहां पर क्या होगा, हिस्टोन होगा। और इसको बेटे मैं यहां पर थोड़ी डिटेल से बना देता हूं। तो यहां हमारे पास में है ये इस तरह से, ये तो ऑक्टामर है, ये ऑक्टामर, और ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटा हुआ रहेगा ये यहां पर डीएनए, ये यहां पर ये डीएनए है, और ये डीएनए यहां से ये डीएनए है। तो बेटे यहां आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये डीएनए, और ये यहां पर है ऑक्टामर। ये ऑक्टामर है, और इसके बीच में यहां पर ये H1 प्रोटीन होती है। इसको और ज्यादा अगर आप डिटेल से लें तो ये आप इस तरह से भी बेटे इसको बना सकते हैं। यहां पर ये लिपटा हुआ डीएनए है, इसको इस तरह से भी आप बना सकते हैं कि ये यहां पर लिपटा हुआ डीएनए है। तो ये तो बाइंडिंग डीएनए है, और इसके अंदर जो ऑक्टामर हैं, ये ऑक्टामर को आप ऐसे बना सकते हैं, ये यहां पर अब इसमें यहां पर ये तो है बेटे यहां पर H3, और ये यहां पर है H4, इसको आप लिख सकते हैं H2A, और इसको आप लिख सकते हैं H2B, और इसको कुंडलन को खोलने से रोकती है, ये है H1। तो इस तरह से आप इसको 4 रूपों में आप लिख सकते हैं। एक तो इस तरह से आप बना सकते हैं बेटे, तो यहां पर आप देख ले कि ये तो ऑक्टामर है और ये बाइंडिंग, दोनों को मिलाकर यहां पर कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम बना। और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम के कितने पार्ट आपने याद किए बेटे, 2 पार्ट। एक तो बाइंडिंग डीएनए है, ये बाइंडिंग डीएनए बेटे नेगेटिव चार्ज वाला होता है, और ऑक्टामर होता है पॉजिटिव चार्ज वाला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज वाला जो बाइंडिंग डीएनए है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, और इसके लिपटने से एक रचना बनती है जिसे अपन क्या कहेंगे, ऑक्टामर, यानी कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो अगेन रिपीट करें कि हमें यहां पर डीएनए की पैकेजिंग अपन पढ़ रहे हैं। तो डीएनए की पैकेजिंग के लिए बेटे अपन ने देखा कि क्रोमेटिन जाल पर छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। उन सूक्ष्म कणों को आपने क्या कहा, यानी क्रोमोमियर कहा, या दूसरा नाम क्या याद किया आपने, न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम की संरचना को समझाने के लिए बेटे एक न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया। अब ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है, उस न्यूक्लियोसोम मॉडल के अनुसार जो क्रोमेटिन जाल है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो याद रखना बेटे कि पहला पार्ट आपको याद रखना है, ये पार्ट होगा कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, और सेकंड पार्ट इसका याद रखना है, ये पार्ट होगा लिंकर डीएनए। तो यहां आप देखें कि कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम में क्या है कि बेटे नेगेटिव चार्ज वाला जो डीएनए है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है। तो लिपटा हुआ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु ये मिलकर एक रचना बनाते हैं, उसे कहोगे कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम का पहला पॉइंट तो क्या याद होगा बेटे, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम का ये पहला पॉइंट तो आप याद हो जाएगा बाइंडिंग डीएनए, और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद होगा, ऑक्टामर। यानी जहां से जहां तक डीएनए ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटा होता है, तो उस डीएनए के अंदर अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होगी वह 146 होगी। क्या होगी बेटे, 146 होगी। और साथ में जो ऑक्टामर
जिसके चारों तरफ वो लिपटा होगा, तो उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु पाए जाएंगे। 8 अणु जो पाए जाएंगे वो जोड़ी में होंगे, वो पेयर में होंगे बेटे, ध्यान रखना। तो यहां पर H2A, H2B, H3 और H4, तो ये अणु किस में पाए जाएंगे? पेयर में पाए जाएंगे। तो बाइंडिंग डीएनए और ओक्टामर इन सब ने मिलकर क्या बनाया? कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम बनाया। बेटे यहां पर ये भी एक कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है, ये तीसरा कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है। तो अलग अलग जो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम हैं, इनको आपस में बाइंडिंग करने का जो काम करता है, या इन्हें जो आपस में जोड़ने का काम करता है, वो होगा हमारे पास में कौन सा डीएनए? लिंकर डीएनए। तो ये जो लिंकर डीएनए है बेटे, यहां से लेके यहां तक जो डीएनए होगा, ये भी किसका बना होगा? ये भी न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। तो ये जो यहां पर इसमें न्यूक्लियोटाइड आएगी वो 54 पेयर आएगी। तो टोटल कितनी होगी? 200 जोड़ी यहां पर हो गई। तो 54 पेयर तो ये न्यूक्लियोटाइड होगी, और एक अणु मात्र इसमें रहेगा। वो अणु कौन सा रहेगा? हिस्टोन प्रोटीन का। और ये कुंडलन को जो है खुलने से रोकने का काम करता है। अब इसको अगर आप डिटेल से लें तो बेटे यहां पर जो बना, तो ये तो यहां पर क्या बना? ये तो बन गया यहां पर ओक्टामर। ये तो ओक्टामर बन गया। और ये जो डीएनए है, ये यहां पर क्या बन गया? बाइंडिंग। ये बन गया बाइंडिंग डीएनए। ये यहां पर बन गया बाइंडिंग डीएनए। तो बाइंडिंग डीएनए और ओक्टामर, इससे मिलकर बेटे ये पूरी की पूरी जो संरचना बनी यहां से यहां तक, ये संरचना क्या बन गई? तो ये बन गई कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये बन गई कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब इसको और ज्यादा डिटेल से लेना चाहें तो बेटे यहां पर ये इस तरह से, ये ओक्टामर है, तो ओक्टामर में ये इस तरह से आपको याद रखना है कि ये तो H3 है, ये H4 है, और ये H2 है, H2B, और इसके चारों तरफ ये लिपटा हुआ डीएनए है, और इस जगह पर ये हिस्टोन प्रोटीन है जो इसको कुंडलन को खुलने से रोकेगी। यहां तक क्लियर? अब ये क्रोमेटिन जाल पर अगर आप इसे देखेंगे, इस मॉडल को अगर क्रोमेटिन जाल पर अगर आप देखेंगे तो बेटे यहां पर ये ऐसे नजर आएगा, यानी ये जाल आपको ऐसे नजर आएगा। तो यहां पर ये एक कुंडलन है, और एक कुंडलन के अंदर 1 2 3 4 5 और 6, फिर आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर यहां पर आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस रचना को यहां पर कहते हैं बेटे सोलेनोइड। इसे सोलेनोइड कहा जाता है, जिसमें प्रेजेंट होंगे यानी 6 कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। 6 कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो यहां पर ये जो क्रोमेटिन जाल है, ये बेटे कुंडलन के रूप में पाया जाता है, और इस कुंडलन को, एक कुंडलन को सोलेनोइड कहा जाता है, और एक सोलेनोइड के अंदर 6 कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे। तो ये था हमारे पास में टॉपिक, जिसको बेटे आपने कहा यानी डीएनए की पैकेजिंग। तो डीएनए की पैकेजिंग में आपने शुरू में क्या पढ़ा? पहले क्रोमेटिन जाल के रूप में पढ़ा बच्चों। तो क्रोमेटिन जाल एक लंबे पतले धागे के रूप में पाया जाता है। अभिरंजन के आधार पर उसके 2 पार्ट हैं, एक तो यूक्रोमेटिन और एक हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन यानी डीएनए ज्यादा होता है, हेटेरोक्रोमेटिन जिसमें डीएनए कम होता है। उसके बाद में फिर अपन ने देखा कि क्रोमेटिन जाल पर छोटे छोटे कण हमें दिखाई दिए, जिन्हें अपन ने न्यूक्लियोसोम कहा। जब न्यूक्लियोसोम की संरचना का जो अध्ययन है वो न्यूक्लियोसोम मॉडल के द्वारा किया गया। न्यूक्लियोसोम मॉडल आपको यह कहता है कि जो क्रोमेटिन जाल है वो 2 रचनाओं से मिलकर बना हुआ है। 2 रचनाओं में पहली रचना तो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है, और दूसरी रचना लिंकर डीएनए है। कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम बेटे जिसके 2 पार्ट होते हैं, बनता कैसे है कि नेगेटिव चार्ज वाला जो डीएनए है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है, और एक संरचना बनती है जिसे कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो उसके 2 पार्ट हुए। एक पार्ट तो बेटे क्या हुआ, यानी बाइंडिंग डीएनए, और दूसरा पार्ट क्या हुआ? ओक्टामर। बाइंडिंग डीएनए जो लिपटा हुआ डीएनए, केवल लिपटा हुआ, जोड़ने वाला नहीं बेटे, केवल लिपटा हुआ, जो बना होगा 146 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड का। दूसरा पार्ट उसका ओक्टामर होगा बेटे, जो बना होगा 8 अणु हिस्टोन का। तो 8 अणु हिस्टोन मिलकर तो ओक्टामर बनाते हैं, और 146 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? बाइंडिंग डीएनए। और बाइंडिंग डीएनए और ओक्टामर इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। इस तरह से कई सारे कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम बनते जाते हैं, और फिर बेटे 2 कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम को
आपस में जब जोड़ेगा तो उसको आप क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए कहेंगे। और लिंकर जो डीएनए होगा उसमें हिस्टोन का तो एक अणु होगा जिसको H1 कहेंगे, और इसमें न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वह 54 जोड़ी यानी 54 पेयर न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो ये टॉपिक था हमारे पास में, यानी डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए की पैकेजिंग। तो बेटे ये टॉपिक था डीएनए की पैकेजिंग, और इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटे इसको याद करना, मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओके, थैंक यू बेटे, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।